हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में आरएनए के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एमआरएनए और आरआरएनए, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं टीआरएनए के बारे में इस लेक्चर के अंतर्गत, जो कि इम्पॉर्टेंट है। टीआरएनए को हम लोग ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं, और इस आरएनए का एक बहुत बड़ा स्वरूप होता है, एक बहुत बड़ा काम होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये टीआरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड्स को कैरी करके एमआरएनए स्ट्रैंड के पास में लाता है। ठीक है, तो इसका मेन काम हो गया कि अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो टीआरएनए क्या है इसको देखते हैं फटाफट। तो देखिए, टीआरएनए ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो टीआरएनए का फुल फॉर्म है ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एसिड उससे ही बनता है। ये भी एक आरएनए का टाइप है। मैंने 3 प्रकार के आरएनए बताए हैं: आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। एमआरएनए आरआरएनए पढ़ चुके हैं हम लोग, टीआरएनए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इसका निर्माण। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्मेशन है वो कहां हो रहा है। तो इसका निर्माण यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड जो है, थर्ड एंजाइम है, ये टीआरएनए का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम की प्रेजेंस में, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम की प्रेजेंस में डीएनए के द्वारा इस टीआरएनए का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है टीआरएनए नाम। टीआरएनए नाम हॉगलैंड ने प्रपोज किया था। तो टीआरएनए शब्द किसने दिया? तो टीआरएनए शब्द दिया है हॉगलैंड ने। इस बात को याद रखना। एक छोटी सी बात याद रखिए कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। अभी आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा भी समझ लेते हैं इसका कार्य क्या है। तो लिखा हुआ है यह एक्टिव अमीनो एसिड को, किसको? एक्टिव अमीनो एसिड। आपको पता है इनएक्टिव फॉर्म में अमीनो एसिड्स पड़े होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। हम जो भी खाते हैं उसमें अमीनो एसिड ही लास्ट प्रोडक्ट अमीनो एसिड होता है, ग्लूकोज तो होता है अमीनो एसिड में, राइट। तो जो अमीनो एसिड्स हैं, इन अमीनो एसिड्स को एक्टिव किया जाता है पहले। तो प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ने से पहले हमको 2 प्रोसेस पढ़ना होगा, वो आगे मैं बताऊंगा जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर भी टीआरएनए पढ़ना है। तो टीआरएनए क्या करता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में अमीनो एसिड पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में, पहले उसको एक्टिव कराने का काम करता है, फिर उसको लोड करेगा। तो यह एक्टिव अमीनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस के साइट पर लेकर आता है। इट ब्रिंग्स एक्टिव अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। याद रखिएगा, ठीक है। इसका मेन काम होता है कि एक्टिव अमीनो एसिड्स को कैरी करेगा, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस का जो साइट है एमआरएनए स्ट्रैंड, वहां पर आकर के इन अमीनो एसिड्स को ये क्या करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, बात को याद रखना। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट टीआरएनए का खास बात है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 25,000 से लेकर के 40,000 डाल्टन तक होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअल में पूछा नहीं जाता, बट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, टीआरएनए को एसआरएनए, ठीक है, एसआरएनए दैट मीन सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, राइट। टीआरएनए को एसआरएनए भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह NaCl की 1 मोलर कंसंट्रेशन में घुल जाता है। अगर 1 मोलर ऑफ NaCl लिया जाए तो उसमें टीआरएनए को जब आप डालेंगे तो ये सॉल्यूबल हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो यह टीआरएनए को एसआरएनए भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह NaCl की 1 मोलर कंसंट्रेशन में घुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है टीआरएनए को एडॉप्टर आरएनए भी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडॉप्टर आरएनए? एडॉप्टर कहने का मतलब ये किसी चीज को एडॉप्ट करेगा, है ना, अर्थात क्योंकि यह अमीनो एसिड्स को प्रोटीन सिंथेसिस के स्थान पर लेकर आता है। लेकर कैसे आएगा? उसको अडॉप्ट करेगा। अडॉप्ट करने मतलब कैरी करना, ठीक है। तो कैरी करेगा किसको? अमीनो एसिड्स को। और एक खास बात, एक टीआरएनए एक ही अमीनो एसिड्स को कैरी करेगा, कैरी करेगा और लेकर के आएगा कहां पर? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पर, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है टीआरएनए टोटल आरएनए का 10 से 15% भाग ही होता है। तो याद रखिएगा कि जो टीआरएनए है, ये जो टोटल टीआरएनए है उसका 10 to 15% पार्ट होता है। यह सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है,
जो केवल 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। मैं यहां पर इसके ऊपर इतने सारे पॉइंट्स इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, ठीक है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा है? टीआरएनए है। कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है? तो 75 टू 95 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, इसमें लिखा हुआ है ऐसा माना जाता है कि टीआरएनए का निर्माण न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस के द्वारा होता है। ऐसा माना जाता है कि टीआरएनए का जो निर्माण है वो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है उससे होता है, ठीक है। बट ऐसा है नहीं। टीआरएनए 20 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। ऑफकोर्स यार, बात ऑब्वियसली बात है कि एक एमिनो एसिड्स को एक क्या करेगा? टीआरएनए डिनोट करेगा। तो 20 अमीनो एसिड्स से मिलकर के एक प्रोटीन बनना है, तो 20 अमीनो एसिड्स को कैरी करने के लिए 20 प्रकार के टीआरएनए पाए जाएंगे, ठीक है। तो टीआरएनए 20 प्रकार के होते हैं क्योंकि 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को लाने के लिए 20 प्रकार के टीआरएनए की रिक्वायरमेंट होती है। अर्थात केवल एक टीआरएनए ही एक प्रकार के अमीनो एसिड से जुड़ पाता है, ठीक है। एक टीआरएनए केवल एक ही प्रकार के अमीनो एसिड से जुड़ पाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए की, ठीक है। टीआरएनए की संरचना कैसी है? टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, टीआरएनए की संरचना को समझाने के लिए या समझने के लिए रॉबर्ट हॉले ने 2D मॉडल को 1965 में प्रपोज किया। तो सबसे पहले रॉबर्ट हॉले एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने टीआरएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए 2D मॉडल दिया, ठीक है। सेकेंड डायमेंशन मॉडल को प्रपोज किया, जिसे क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। क्लोवर लीफ मॉडल जो है ये बहुत ही प्रचलित मॉडल है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वही करीबन 1973 और 74 के आसपास टीआरएनए की संरचना को समझाने के लिए, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे किम, इन्होंने 3D मॉडल प्रपोज किया। तो 2D मॉडल किसने प्रपोज किया? ये क्वेश्चन आता है। तो 2D मॉडल रॉबर्ट हॉले ने प्रपोज किया, 3D मॉडल किम ने प्रपोज किया, ठीक है। तो टीआरएनए की संरचना को समझाने के लिए 1973 टू 74 के अंतर्गत में 3D मॉडल किम द्वारा प्रपोज किया गया, जो कि एक एल शेप मॉडल है। जो कि क्या है? एल शेप मॉडल है, राइट। लेकिन प्रचलित क्लोवर लीफ मॉडल है 2D मॉडल, तो हम यहां पर 2D मॉडल को ही देखेंगे। जो 2D मॉडल है उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर एक ग्राफ, एक इमेज चिपका दी है। एक पॉइंट मैंने यहां पर लिखा, पहले इसको देख ले कि टीआरएनए का अणु अत्यधिक कॉइल्ड होने के कारण, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड लगता है, ठीक है, कारण डबल स्टैंडर्ड लगता है। लेकिन टीआरएनए होता सिंगल स्टैंड ही है। आप यहां पर देखिए, ये आपको डबल स्टैंड लग रहा होगा। एक स्टैंड ये है, एक स्टैंड ये है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड ही होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड ही होता है। एक्चुअल में क्या बात है कि वो इतना ज्यादा क्वाइल्ड होता है कि उनके बीच में, जहां से मान लो ये क्वाइलिंग पाया जा रहा है इस तरीके से, ये टीआरएनए है, तो इनके बीच में कहीं कहीं पर जो नाइट्रोजनस बेसेस है वो हाइड्रोजन पेयरिंग कर लेते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस हाइड्रोजन पेयरिंग कर लेते हैं, जिस कारण ये डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है, बट होता सिंगल स्टैंडर्ड ही। क्लोवर लीफ मॉडल, लीफ के आकार की संरचना, लाइक ऐसे क्लोवर लीफ मॉडल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ लीफ के आकार की संरचना ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये लीफ, लीफ और ये डंठल इसका हो गया। तो देखिए 1 2 3 और ये डंठल हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब यहां पर आप देखें कि सबसे ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। इसका ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। इसमें आप देख रहे हैं कि 4 आर्म पाई जा रही है, 1 2 3 4, और ये पांचवी आर्म जो है ये वेरिएबल आर्म होती है। इसका आज तक कोई फंक्शन क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको हम बनाएंगे बट कैरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसका डायमेंशन है। और जो 3 प्राइम एंड होता है ना, खास बात देखिए, 3 प्राइम एंड ये फर्स्ट आर्म है, ये फर्स्ट अटैचमेंट साइट बोली जाती है। फर्स्ट आर्म हम कह सकते हैं, फर्स्ट आर्म है किसकी? टीआरएनए की। और इस फर्स्ट आर्म पर ACC
ठीक है, ACC की कोडिंग पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के एंड पर अमीनो एसिड्स आकर के जुड़ते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है ये। ठीक है, तो फर्स्ट आर्म के ऊपर अमीनो एसिड आकर के जुड़ते हैं। और एक खास बात क्या है कि यहां पर OH ग्रुप पाया जाता है। यहां पर क्या पाया जाता है? OH ग्रुप पाया जाता है। तो यहां पर देखिए, ये फर्स्ट आर्म अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है, ये सेकेंड आर्म है, सेकेंड आर्म। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं सेकेंड आर्म। इसको हम लोग टी साइन सी लूप या राइबोसोमल बाइंडिंग लूप के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें 7 बेस पेयर पाए जाते हैं। और ये जो लास्ट वाली है द लंप, इसको हम लोग वेरिएबल आर्म कहते हैं, इसका कोई फंक्शन नहीं है। और जो थर्ड आर्म है, इसको हम लोग एंटीकोडोन लूप, इसमें भी 7 बेस पाए जाते हैं। या इसको हम लोग रिकॉग्नाइजेशन आर्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिकॉग्नाइजेशन आर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो एंटीकोडोन लूप है, इसके ऊपर एंटीकोडोन्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं। फिर यहीं पर अगर अपन लोग देखें कि थर्ड के बाद में ये जो फोर्थ आर्म है, ये कौन सी आर्म है? फोर्थ आर्म। इस फोर्थ आर्म को हम लोग DHU लूप दैट मीन्स डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप कहते हैं। या इसको हम लोग अमीनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग लूप कहते हैं, जिसमें 8 से 12 बेस पेयर पाए जाते हैं। क्या क्या मैंने बोला? अमीनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग लूप, दैट मीन्स यहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, अमीनो एसिड सिंथेटेज और बाइंडिंग लूप, दैट मीन्स ये बाइंड करेगा। तो पांचों आर्म्स को हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट। तो हम यहां पर पहले आपको बता दें इसके बारे में। तो देखिए, लिखा हुआ टीआरएनए में 5 प्रकार की आर्म्स पाई जाती है। कितने प्रकार की मैंने बताई? 5 प्रकार की। टीआरएनए में 5 प्रकार की आर्म्स पाई जाती हैं। इसमें से 4 प्रकार की आर्म इंपॉर्टेंट होती हैं। एक वेरिएबल आर्म है, उसका कोई मतलब नहीं है। यह सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन अत्यधिक फोल्डिंग के कारण इसके नाइट्रोजनस बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे यह डबल स्टैंडर्ड दिखाई देने लगता है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों की, जो मैं यहां पर टीआरएनए आपको पढ़ा रहा हूं, इस लेक्चर के माध्यम से आपके सारे डाउट और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड में मैंने यहां पर इसके बारे में लिखा है। और इससे ज्यादा एग्जाम में और भी जो कुछ पूछा जाएगा, वो हम लोग जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा कर लेंगे। एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी चीज यहां पर मैं बताया दे रहा हूं। हर एक आर्म्स को डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ या 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन का होता है। अब आपको पता है कि डीएनए में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही क्या होगा? एमआरएनए बनता है। नेक्स्ट, जिस स्थान पर हाइड्रोजन बाइंडिंग हो जाती है, देखिए लिखा हुआ है, खास बात है क्या कि जिस प्लेस पर, जिस स्थान पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, उसे स्टेम कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों? स्टेम कहते हैं। तथा जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, उसे लूप कहते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड, दिस इज लूप। और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इसे क्या बोलेंगे? स्टेम बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेम। जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, उसे स्टेम कहते हैं। और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? चलो, अब हम सबसे पहले यहां पर फर्स्ट आर्म्स को उठाएंगे, अपनी फर्स्ट आर्म, जिसको हम लोग अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स इस पहली आर्म से ही अमीनो एसिड आकर के ऐड होगा। पहला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पर आकर एक्टिव अमीनो एसिड ऐड होता है या जुड़ता है। ठीक है, टीआरएनए के 5 प्राइम एंड पर गुआनिन होता है। ये भी आप खास बात याद रखिएगा कि जो 5 प्राइम एंड है, यहां पर एक नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुआनिन। ठीक है, गुआनिन होता है, 5 प्राइम एंड पर गुआनिन होता है। जैसे ही एक्टिव अमीनो एसिड आकर टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पर जुड़ता है, हम उसे चार्ज्ड टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए कहते हैं। जैसे ही अमीनो एसिड यहां पर आकर के इस 3 प्राइम एंड पर अटैचमेंट साइट, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट पर आकर के जुड़ेगा, इस टीआरएनए को अब हम क्या कहेंगे? चार्ज या लोडेड टीआरएनए। ठीक है, चार्ज या लोडेड टीआरएनए। इस आर्म के 3 प्राइम एंड पर एक स्पेशल सीक्वेंस पाई जाती है, जिसे CCA कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं बच्चों, CCA, CCA या ACC, आप ऐसे पढ़ेंगे, ठीक। तो CCA आर्म कहते हैं, साइटोसिन, साइटोसिन और एडेनिन यहां पर सीक्वेंस पाया जाता है। इसके अलावा इस एंड पर एक फ्री फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है जिसे OH ग्रुप कहते हैं, ठीक है। फ्री फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, OH ग्रुप कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक आर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है। फिर हम लोग यहाँ पर सेकेंड आर्म की बात करेंगे। इस सेकेंड आर्म का नाम क्या है, जिसको हम लोग टी साइन सी आर्म या लूप कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर टी का अर्थ थाइमिन से है, सी का अर्थ साइटोसिन से है, व साई का अर्थ स्यूडो यूरेडीन से है। यहां पर एक असत्य प्रकार का हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है जिसको स्यूडो यूरेडिन कहते हैं, स्यूडो यूरेडिन कहते हैं। और ये जो है इस आर्म पर प्रेजेंट होता है, जिस कारण इस आर्म का नाम टी साई सी लूप या आर्म कहलाता है। तो टी का मतलब थाइमिन से हो गया, सी का मतलब साइटोसिन से हो गया, और साई का जो मतलब है वो स्यूडो यूरेडिन से होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें अन बेस पेयर, ठीक है, बेस पेयर होते हैं, एक अनबेस पेयर जो है वो कितने पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, तीनों आंसर में आपको मिलेंगे, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में, ठीक है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में। और सेकेंड आर्म में जो आपका स्यूडो यूरिडिन, जो यूरिडिन पाया जा रहा है वो स्यूडो टाइप का पाया जा रहा है, तो स्यूडो यूरिडिन पाया जा रहा है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ इस आर्म पर लूप बनने का कारण एबनॉर्मल या मॉडिफाइड बेस, एबनॉर्मल या मॉडिफाइड बेस पेयर का पाया जाना होता है जिसे स्यूडो यूरिडिन कहते हैं। तो स्यूडो यूरिडिन को हम लोग साइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, टी साइन सी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है टी साइन सी, टी साइन सी आर्म की मदद से टीआरएनए राइबोसोम्स की लार्ज सब यूनिट से जुड़ जाता है, ठीक है। तो टी साइन सी जो आर्म है इसकी मदद से ही टीआरएनए क्या होता है, जब एमआरएनए स्ट्रैंड पर आप देखते हैं कि यहां पर स्मॉल सब यूनिट है और यहां पर लार्ज सब यूनिट है, तो इस लार्ज सब यूनिट से आकर के ये टीआरएनए क्या करेगा, जुड़ पाएगा, किसकी मदद से, सेकेंड आर्म की मदद से, ठीक है। टी साइन सी आर्म की मदद से जुड़ पाता है, जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ये एमआरएनए स्ट्रैंड है, एक मिनट, ओके। ये क्या है, एमआरएनए स्ट्रैंड है, और इस एमआरएनए स्ट्रैंड पर आपको पता है कोडोन पाए जाते हैं। यहां पर स्मॉल सब यूनिट आकर के जुड़ता है और यहां पर लार्ज सब यूनिट ऊपर की तरफ आकर के जुड़ता है, और एंटी कोडोन पाए जाते हैं टीआरएनए में। और जो टीआरएनए का सेकेंड आर्म है, टीआरएनए का सेकेंड आर्म है टी साइन सी आर्म, इसके ऊपर एक मॉडिफाइड बेस पेयर पाया जाता है, मॉडिफाइड बेस पेयर पाया जाता है, ठीक है, या एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, ठीक है, बेस पेयर पाया जाता है जिसको हम लोग स्यूडो यूरिडिन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडो यूरिडिन कहते हैं। और इसकी वजह से ही ये लार्ज सब यूनिट से आकर के, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से आकर के टीआरएनए जुड़ पाता है, ठीक है। एक विशेष बात यहां पर लिखी हुई है कि वेरिएबल आर्म यानी छोटी भुजा, इसका कोई भी कार्य अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने यहां पर एक शॉर्ट पॉइंट में लिख के बता दिया है। अब जो यहां पर नेक्स्ट आर्म है, ठीक है, जिसका नाम है एंटीकोडोन आर्म या लूप इसको कहते हैं। अब लूप है तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या पाया जाएगा, यहां पर एक एबनॉर्मल बेस पेयर पाया जाएगा, और इस एबनॉर्मल बेस पेयर का नाम क्या है, आइनोसिन। आइनोसिन एक एबनॉर्मल बेस पेयर है। तो देखिए लिखा हुआ है इसे रिकॉग्नाइजेशन आर्म भी कहते हैं। रिकॉग्नाइजेशन कहने का मतलब ये किसी चीज को खोजेगा, ठीक है, किसको खोजेगा, एमआरएनए को खोजेगा। टीआरएनए अपनी इस आर्म की सहायता से एमआरएनए पर कोडोन की पहचान करता है, ठीक है। इस आर्म पर भी लूप बनने का कारण एबनॉर्मल बेस पेयर का पाया जाना होता है जिसे आइनोसिन कहते हैं। तो इसके बाद में हमारी लास्ट जो आर्म है वो है DHU आर्म, ठीक है। लिखा हुआ इस आर्म पर लूप बनने का कारण एबनॉर्मल बेस पेयर के पाए जाने से होता है जिसे डाई हाइड्रोयूरिडिन, ठीक है। तो DHU कहने का मतलब होगा डाई हाइड्रोयूरिडिन, और ये एक प्रकार का क्या है, एबनॉर्मल बेस पेयर है, जिसके कारण इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, DHU आर्म, दैट मीन्स डाई हाइड्रोयूरिडिन आर्म कहते हैं।
इस आर्म से अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम जुड़ता है। ठीक है, इस आर्म से आकर के अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम जुड़ता है। यह एंजाइम क्या करेगा एक्चुअल में, यह एंजाइम इनएक्टिव अमीनो एसिड्स को एक्टिव करता है। ठीक है, तो जो इनएक्टिव अमीनो एसिड बेचारे सो रहे होते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है, उनको कौन सा अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम टीआरएनए से जुड़ करके, इससे टीआरएनए की थर्ड आर्म से जुड़ करके इसको एक्टिवेट कर देगा और इसे जगा देगा। ये मुस्कुरा के उठेगा और इसके बाल खड़े हो जाएंगे। अभी बाल ऐसे थे, सो रहा है ना, ये बाल सो रहा है, फिर इसने बाल खींच लिए अपने। आजकल मॉडर्न जमाना यही चल रहा है, बड़े बाल खड़े करना, मैंने देखा है, राइट। ये क्या करता है, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम्स को इस आर्म पर जोड़ता है और अपने अंदर जोड़ने के बाद में जो इनएक्टिव अमीनो एसिड है उसको एक्टिव अमीनो एसिड में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा टीआरएनए कंप्लीट होता है, राइट। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस को भी पढ़ने से पहले हम लोग को यहाँ पर दो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।